बच्चों आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 7 त्रिभुज। इसको इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे और इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग सम किसको बोलते हैं? तो यहां पर देखिए दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो। जैसे यहां पर देखिए कुछ दिखाए गए हैं, देखो नोट है, 2000 की गड्डी है, इसके अंदर जितने भी नोट होंगे वो सब कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। समझ रहे हो बात? क्योंकि उनका एक ही आकार होगा। आकार का मतलब कैसे होंगे? आयताकार है, सारे नोट कैसे होंगे? आयताकार होंगे। साथ ही और एक ही माप होगी उनकी, इनकी लंबाई और चौड़ाई। माप का मतलब लंबाई और चौड़ाई। यदि हम आयत की बात करते हैं तो एक ही क्या होगी? उनकी लंबाई और चौड़ाई सबकी क्या होगी? बराबर होगी। समझ में आ रही बात? तो जितने भी इसके अंदर नोट होंगे वो सब सर्वांग सम होंगे। बराबर को यहां पर सर्वांग सम कहा जाता है। एक चीज समझ लो, जिसको हम बराबर बोलते हैं ना, तो उसको इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे? सर्वांग सम बोलेंगे। सर्वांग, सर्व धन अंग धन सम, सम माने समान, सर्व माने सभी, सर्वांग सम। यदि मैं इसको तोड़ के लिखूं तो कैसे लिखेंगे हम? सर्वांग सम है ना, सर्वांग सम, सर्वांग सम। तो इसका यदि मैं तोड़ के लिखूं तो क्या हो जाएगा? सर्व धन अंग धन सम। और इसमें अंग क्या हुए भाई? अलग अलग आकृतियों के अलग अलग अंग होंगे ना। जैसे मैं आयत की बात करता हूं तो आयत के अंग क्या हैं? लंबाई और चौड़ाई और उसके कोण। ऐसे यदि वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त के अंग क्या है? उसका केंद्र, उसकी त्रिज्या, वो उसका अंग है। ठीक है, तो जिन दो आकृतियों के सभी अंग समान होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं तो वे सब क्या कहलाएंगे? सभी अंग समान। सर्व माने सभी, अंग माने भाग, अंग माने क्या हुए? भाग, सम माने समान। तो जिन दो या दो से अधिक आकृतियों के सभी अंग समान होंगे उन आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, अभी हम त्रिभुजों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ सर्वांग सम आकृतियों की बात कर रहे हैं। तो सर्वांग सम आकृतियों में क्या चीज होता है? देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समान आकृति होगी, ठीक है, और समान आकार होगा। आकृति भी एक जैसी होगी और उनका आकार भी क्या होगा? एक ही होगा। सेम शेप एंड सेम साइज। यदि सेम शेप और सेम साइज की चीजें हैं तो वे जो आकृतियां होंगी वो क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। उसके बाद कक्षा 10 में हम बोलते हैं समरूप आकृतियां। एक कक्षा 10 में है, ठीक है। इनकी विशेषता क्या होती है? इनकी आकृति तो समान होती है लेकिन इनके आकार जो होते हैं वो असमान हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वांग सम आकृतियां होंगी उनका आकार भी एक ही जैसा होगा और उन आकृति एक जैसी होगी और आकार भी समान होगा। ठीक, जैसे यहां पर देखिए, अब कुछ मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जैसे मेरे पास यहां पर देखिए दो वृत्त हैं, समझिए आप, ठीक है। ये पूरा चांदा है, चांदा नहीं बोलेंगे, दो चांदों को मिला के पूरा एक क्या बन गया? सर्कल बन गया। एक ये है, दूसरा ये है, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम हैं,
कैसे हैं देखिए, यदि मैं इसको इसके ऊपर रख दूं, देखिए आपको कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, पूरा ढक दे रहा है इसको, है पूरा का पूरा। ऐसे भी देखोगे पलट के तो भी देखो पूरा का पूरा ढक ले रहा है। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम आकृतियां बोलते हैं। ठीक, ऐसे यहां पर देखिए, अब त्रिभुज की बात कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास दो त्रिभुज भी हैं, देखिए ये दोनों जो है ना समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये भी सर्वांग सम है। कैसे हैं देखिए, सर्वांग सम की पहचान क्या होगी, आप इसको मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं, देखिए ठीक इसके ऊपर रख दिया मैंने इसको, ठीक है, आपको कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, पूरा का पूरा ढक ले रहा है इसको। ठीक है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा का पूरा ढक ले रहा है। और यदि ऐसे पलट के देखो तो भी देखिए आप ही, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता और उसकी कसौटियां, सर्वांग समता की कसौटियां क्या क्या होती हैं ये सीखने वाले। यानी कि दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं इससे। यहां पर देखिए आगे, यहां पर भी कई सारे सर्वांग सम आकृतियां दी हुई है। ठीक है, तो सर्वांग सम आकृतियां समान आकृति और समान आकार। जैसे देखिए यहां पर ये दो क्या हैं, हमारे आयत हैं, तो इनके लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम के लिए बच्चों ये प्रतीक होता है, सर्वांग समता का प्रतीक यह होता है। ठीक है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है और यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। यहां पर देखिए त्रिभुज है, तो यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और यह वाला, इसको कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण कर्ण के बराबर है, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। ऐसी ये वाली आकृति देखो, ये दोनों भी कैसे हैं, सर्वांग सम आकृतियां हैं। यानी कि इस आकृति को मैं इस आकृति के ऊपर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक देंगे। तो सर्वांग समता के लिए यह प्रतीक होता है। दो वृत्त कब सर्वांग सम होते हैं, जब इनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। देख लो, समझ में आ रही बात। यानी कि इसकी त्रिज्या को किससे दिखाते हैं हम, आर से। यदि इसकी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों वृत्त कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहां पर भी देखिए कई चीजें यहां पर दी और रखी है, इसका मिलान करना है आपको। ठीक है, कौन किसके साथ, जैसे ये और ये सर्वांग सम है नहीं है। और देखिए ये वाला किसके साथ सर्वांग सम दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज है, तो ये सब इसके साथ सर्वांग सम है। ये देखो ये इसके साथ है कोई इधर का, ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, ये इसके सर्वांग सम है, ये इसके सर्वांग सम है। देखो ये जरा उल्टा कर दिया, लेकिन है बराबर ये, और ये वाला इसके सर्वांग सम है। ठीक है, देखा। तो इस प्रकार से हम सर्वांग सम आकृतियों को छांटना। नेक्स्ट देखिए, दो वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम कब होते हैं। देखो अभी बताया मैंने, जब दो वृत्तों की क्या होती है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो वो वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या सर्वसम होते हैं। ठीक है, तो दो वृत्तों के सर्वांग सम होने के लिए क्या शर्त है, उनकी त्रिज्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, दो वर्ग कब सर्वांग सम होते हैं, देखिए वर्ग जब उनकी भुजा क्या हो, बराबर हो। क्योंकि वर्ग किसे बोलते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है,
और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के सर्वांग होने के लिए क्या शर्त है कि उनकी एक भुजा क्या हो? बराबर हो। समझ रहे हो? हर किसी के लिए अलग अलग शर्त है। वृत्त के लिए क्या शर्त है? उनकी त्रिज्या का होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वर्ग के लिए क्या शर्त है? उनकी एक भुजा बराबर होनी चाहिए। ऐसी आयत के लिए क्या शर्त होगी? लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, अलग अलग होती हो। ठीक है, तो आयत के लिए क्या शर्त होगी कि एक आयत की लंबाई दूसरे आयत की लंबाई के बराबर और एक आयत की चौड़ाई दूसरे आयत की चौड़ाई के बराबर हो, तब वो आयत क्या कहलाएंगे? सर्वसम या सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात?